ठीक है, या तो उसका लॉस हुआ हो हमें या फिर फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। When some fixed asset is destroyed by fire, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हो या एक्सीडेंट में या किसी भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो उस लॉस को हम डेबिट साइड शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, और इसको हम एसेट की वैल्यू में से, मतलब हम एक तरीके से दिखाते हैं कि हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई है, उसमें से हम डिडक्ट करके एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी फिक्स एसेट का हुआ हो तो, और नहीं हुआ हो तो हम डायरेक्टली दिखाएंगे फिक्स एसेट्स में से डिडक्ट करके। सेकेंड है आपका लॉस ऑफ स्टॉक। If stock of goods has been destroyed by fire or any other abnormal reason, then it will reduce the amount of gross profit and net profit. अगर जो भी हमारे पास स्टॉक है गुड्स का, वो किसी आग लगने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हमारा माल खराब हो जाता है, जल जाता है, तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट में से ठीक है, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, मतलब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? इसकी ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें अर्न करते हैं हम, इस लॉस के बिना नहीं पता हो सकता है। अगर ये लॉस हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा इस लॉस के बारे में। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो भी हमारी गुड्स डिस्ट्रॉयड है उससे, ताकि हम ये पता कर सके कि उस लॉस, यानी कि जो हमें नुकसान हुआ, हमारे माल खराब हुआ, हमारा गुड्स खराब हुई, उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो है आपकी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट या गुड्स लॉस बाय फायर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में डिपेंड करता है कि जो माल खराब हुआ या जला वो इंश्योर्ड था या नहीं, यानी कि उसका इंश्योरेंस था या नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं था तो क्या केस है, और इंश्योरेंस था तब क्या केस है? When goods were not insured, in such a case, business has to bear the entire loss. अगर जो माल खराब हुआ यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई, ठीक है, तो उस पूरे लॉस को बिजनेस बियर करेगा, बिजनेस को उस पूरे लॉस को भुगतना पड़ेगा अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। जो गुड्स खराब हुई है, जो माल खराब हुआ है, जो माल हमारा जल गया और उसका इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो बिजनेस को पूरा लॉस बेयर करना पड़ेगा। और इस लॉस के अमाउंट को हम डेबिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, और एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक और गुड्स लॉस बाय फायर। इस तरीके से करेंगे हमें। ठीक है, ये तो था जब गुड्स हमारी इंश्योर्ड नहीं थी। जब गुड्स पार्शियली या फुली इंश्योर्ड होती है तब हम क्या करते हैं? In such a case, the claim admitted by the insurance company is deducted from the total loss and the remaining loss is debited to the profit and loss account. यानी कि मान लो कि पार्शियली इंश्योर्ड थी, जो माल हमारा खराब हुआ वो पार्शियली इंश्योर्ड था या फुली इंश्योर्ड था, तो जो टोटल लॉस हुआ है उसमें से हम जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी उसको हम लेस करेंगे, और जो बचा हुआ लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट और गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है,
यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जो अनकवर्ड लॉस है हमारा, जो बच गया रिमेनिंग लॉस, वो लिखेंगे, और एक्सीडेंटल लॉस यानी कि 2 में हमने गुड्स लॉस बाय फायर लिखी, उसमें हम टोटल वैल्यू लिखेंगे एब्नॉर्मल लॉस। इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होती है? बैलेंस शीट में जो कुछ हमारी इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में नहीं करते। अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो जो वैल्यू है, मतलब जो क्लेम एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, उसको हम एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ, ठीक है, कैसे। 25 मार्च 2017 को 30,000 की गुड्स थी जो आग लगने की वजह से खराब हो गई, और जो पूरा स्टॉक था वो इंश्योर्ड था यानी कि उसका इंश्योरेंस हो रखा था। However, the insurance company admitted the claim of 22,000. बल्कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम केवल 22,000 रुपए का किया एक्सेप्ट। माल कितने का खराब हुआ? 30,000 का। क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया? 22,000 रुपए का। अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और हमें ये भी दिखाना है कि हम फाइनल अकाउंट में इसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमारी एंट्री है गुड्स लॉस बाय फायर, 30,000 से हम कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगली एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय फायर। देखो पहले में हमने पूरा 30,000 लिखा क्योंकि हमें माल खराब हो गया, हमारा लॉस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या दिखाया? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया 22,000 का, ठीक है, क्लेम किया केवल 22,000 का, रिमेनिंग कितना बच गया? 8,000। ये अनरिकवर्ड अमाउंट आ गया, और टोटल अमाउंट कितना था हमारा? लॉस कितने का हुआ था? 30,000। समझ आया? अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसको कैसे दिखाया? बाय गुड्स लॉस बाय फायर 30,000 रुपए। यहां तक सबके समझ में आया? अगर आ गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है हमें। हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मैनेजर्स कमीशन दे रखी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखी है, तो आफ्टर चार्जिंग फॉर्मूला लगाएंगे हम। फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बाय 2400। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा है 5%। 1500 का जो स्टॉक था डिस्ट्रॉय हो गया फायर की वजह से। इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 950 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में से 200 रुपए जो है वो हमने अगले साल के लिए रखे। अब हम इसके लिए सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया 15,000, उसमें से जो भी क्वेश्चन इसमें आगे का गिवन नहीं है शायद से। परचेजेस लिख लिया है इन्होंने, रिटर्न आउटवर्ड लिख लिया है, जो जो चीजें दे रखी है। हमें जो नई एंट्री करनी है वो है गुड्स लॉस बाय फायर। कितने का था? 1,500 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने गुड्स लॉस बाय फायर कितने का दिखाया? 550, यानी कि 900, 1,500 में से हमने 900 लेस किए, 950। जो अमाउंट बचा वो हमने गुड्स लॉस बाय फायर पीएनएल में दिखाया, ठीक है। बाकी प्रोविजन की और बैड डेट्स की एंट्री आप लोग देख लेंगे, आपको आती है। मैनेजर्स कमीशन आप निकालेंगे दोनों साइड का टोटल करके, जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग है तो नीचे 10% और ऐड हो जाएगा, यानी कि जितनी परसेंट दे रखी होती है उतनी ऐड हो जाती है, और हम अमाउंट निकाल लेंगे। फिर हम उसको भी डिडक्ट करके अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे। मुझे आपको सिर्फ गुड्स लॉस बाय फायर की नहीं समझानी थी, जो मैंने आपको समझा दी है। इन्होंने बोला था 200 रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के पिछले साल के हैं, तो वो इन्होंने प्रीपेड
थे तो हमने लेस करके दिखाए, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर हमने गुड्स लॉस बाय फायर की कोई एंट्री नहीं की क्योंकि हम करते ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एडजस्टमेंट खत्म होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पर बाय और टू में डिफरेंस बताया। जो वर्ड्स होते हैं बाय और टू आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जनरली यूज कर दिए जाते हैं, ठीक है। दे शुड बी केयरफुली ट्रीटेड। अब बात ये है कि इनको हमें बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट करना है इनका। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो बैलेंस शीट में गिवन है 600 रुपए के। अब इसकी एडजस्टमेंट हमें बतानी है। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुए हैं कितने से, 2400 रुपए से। न्यू प्रोविजन जो हुआ है वो 2400, यानी कि जो 2400 ज्यादा हुआ है ओल्ड प्रोविजन से। तो हम 600 में जो न्यू प्रोविजन दिखाएंगे 600 प्लस 2400 दिखाएंगे, तो टोटल हमारा 3000 इंक्रीमेंट हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। दूसरा ये तो हो गया बाय का टर्म। मैं आपको बाय और टू में डिफरेंस करूं। बाय का मतलब सच में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और टू का मतलब होता है कि इतने तक बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ा है। इसका मतलब तो इतना पूरा अमाउंट बढ़ा है, इसमें मतलब इतना तक बढ़ा है। टू का मतलब होता है अप टिल हेयर, ठीक है। न्यू प्रोविजन अब कैसे होगा, 2400 रुपए दे रखा है, यानी कि न्यू प्रोविजन केवल हम 2400 रुपए रखेंगे। जो हमारा 600 था वो बढ़कर 600 था, यहां पर दे रखा है ठीक है। और टू में यहां पर जो दे रखा है उसका मतलब होता है यहां तक 600 को हमने, इन्होंने बताया कि 600 बढ़कर हो गया 2400 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि हम 600 में प्लस करके दिखाएंगे या लेस करके दिखाएंगे, हम डायरेक्ट 2400 रुपए लिखेंगे। तो टू का मतलब हो गया आपका इतने तक, और बाय का मतलब होगा इतना, यानी कि पूरा अमाउंट, ठीक है। तो इस चीज की गलती मत करना बच्चों एग्जाम में। अगला आपका ट्रीटमेंट है, यानी कि एडजस्टमेंट है आपकी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब हमने माल कुछ पर्सनल यूज के लिए ले लिया प्रोप्राइटर ने, उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। जो गुड्स विड्रॉन हुई फॉर पर्सनल यूज उसको हम ड्रॉइंग्स टू परचेजेस लिखते हैं। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में हम इसको परचेजेस में से लेस करके दिखाते हैं, और या तो ये कैपिटल गेन में से, या तो ये इसको हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है, कैपिटल में से, और हम इसको ड्राइंग्स में ऐड करते हैं, ठीक है, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। अब गुड्स टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने गुड्स ली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गुड्स एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज इट इज, एंड क्योंकि ये हमें, अब क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया बिजनेस के लिए। तो हम इसके लिए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर गुड्स जो है दीज आर टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर। एंट्री पढ़िए साहब।
यहां तक सबके समझ में आ गया? चलिए एक लास्ट एडजस्टमेंट और है, मैं वो भी समझा देती हूँ आपको। पहले हम उससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे so दैट आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए पूरा क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ एंट्रीज दे रखी है, ठीक है, ऊपर आपकी ट्रीटमेंट दे रखी होगी, कुछ एंट्रीज दे रखी है। यहाँ पर मुझे आपको केवल ये दिखानी है कि जो एबनॉर्म, ये जो चीजें मैंने बताई उसकी एंट्री हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, परचेजेस में से गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट अगर की होगी स्टाफ वेलफेयर को, तो हमने वो लेस करके दिखाया। ये चीज यहाँ पर हमने लेस करके दिखाया। पर्सनल यूज के लिए लिया, उसको भी हमने लेस करके दिखाया। मेनली मुझे आपको ये दो चीजें दिखानी थी कि हम उसको परचेजेस में से ट्रेडिंग में ही लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम, क्योंकि हमारे खर्चा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो हम एक्सपेंसेस में भी दिखाते हैं पीएनएल में, ठीक है। बाकी चीजों की एंट्रीज आपको आती हैं बहुत अच्छे से। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी इस चैप्टर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब मान लो, कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो भी प्रोप्राइटर को मिलता है, यानी कि जैसे वो अदर बोरोइंग्स होता है वैसे ही उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दी जाती है टाइम पीरियड के लिए कैपिटल, ताकि बिजनेस में रहे, ठीक है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सके ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो जो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल है उसको हम कैलकुलेट करेंगे उस डेट से जिस डेट में बिजनेस शुरू हुआ हो। इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, और जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड को करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में हम इसको कैपिटल में दिखाते हैं, कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए गेन है, ठीक है। और इसका मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको। ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एमएस रिलायबल एंटरप्राइजेस का पूरा, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसका शायद से ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं है, तो अब तो आप वैसे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसकी दो जगह एंट्री होती है, वो मैंने बता दिया। और इससे पहले हमने जितनी एडजस्टमेंट पड़ी थी उन सबका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। तो आई होप आपने वो आप सबको समझ में आया होगा। जिसके समझ में नहीं आया है यू कैन आस्क मी चिल्ड्रन। चार मैंने आपको आज एडजस्टमेंट सिखाई हैं। ओपन योर वीडियोस एवरीवन। मैंने आज आपको 4 एडजस्टमेंट सिखाई हैं, ठीक है। और उन चारों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। आप सबको सब समझ में आया है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, सॉरी यू कैन रेज द थंब, you can raise the thumb children। सक्षम, भूमिका, समझ आया? सृष्टि, काव्या, नॉड योर हेड, समझ आया? विशाल, सोहम, माधव, ध्रुव, मयंक, सबको समझ में आया? ठीक है चिल्ड्रन, आज आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, ठीक है।
तो आपको आज होमवर्क मिल जाएगा आपका सारा। कल हम एक पर्टिकुलर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारी एडजस्टमेंट चैप्टर्स की होंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको अलग अलग करवाया था, अब हमें कंबाइंड 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी चिल्ड्रन। You don't have any doubt? Okay, I have finished my topic for today. चलिए ठीक है। Thank you class. Have a nice day.